हेलो टू ऑल दोस्तों, आप सभी का मिरेकल क्लासेस में स्वागत है। पीआर यादव का एमसीक्यू जो हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 107 जो है वो कह रहा है ए नर्स जो कि कैल्शियम एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। कैल्शियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब का बैलेंस एंड इम्बैलेंस का क्वेश्चन इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो यह कह रहा है ए नर्स वाज कॉल्ड टू सी ए पेशेंट। ए नर्स वाज कॉल्ड टू सी ए पेशेंट विथ नॉइजी। जब एक नर्स पेशेंट को देखने गई, जब वह आवाज़ उसकी सुनी तो वह देखने गई, तो टू सी ए पेशेंट देखने गई विथ नॉइजी ब्रीदिंग, उसका जो सांस आ रहा था उसमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा था। ठीक, सी सस्पेक्ट्स लेरिंजोस्पाज। जो नर्स है वह सस्पेक्ट करती है, आइडेंटिफाई करती है कि उसे लेरिंजोस्पाज हो गया, मीन्स उसका जो मसल्स है, लंग्स का मसल है, ट्रेकिया का जो मसल्स है वह स्पाज्म हो गया है, मीन्स वह कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो गया है, हाइपर एक्साइटेड हो गया। स्पाज्म कहने का मतलब हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट मोड में ही रह गया, ठीक ना। स्पाज्म का मतलब वह कॉन्ट्रैक्ट मोड में ही रह गया। स्पाज्म का मतलब हो गया वह कॉन्ट्रैक्शन मोड में ही रह गया, मीन्स हाइपर एक्साइटेड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो लेरिंजोस्पाज्म हो गया। विथ स्ट्राइडर। स्ट्राइडर का मतलब हो गया हमारे लंग्स से जब हम लोग सांस लेते हैं एक साउंड आता है, मतलब ऐसा लगेगा कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, हमारे एयरवे में कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, जिसके कारण से स्ट्राइडर साउंड सुनने को मिलता है। तो एंड इट अकर्स कॉमनली विथ, तो यह कॉमनली किस चीज़ में देखने को मिलता है, ठीक ना। लेरिंजोस्पाज हमने पहले ही बताया था कि हमारा जो मसल्स होता है हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम का काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स करवा के मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मोड में लेकर आता है। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से जब इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होगा तभी तो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिल करके डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में। सोडियम जो था हमारा कंडक्शन करवाता था और डिपोलराइजेशन करवाता था, और पोटेशियम रिपोलराइजेशन करवाता था। उसी तरह से कैल्शियम हमारा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और मैग्नीशियम हमारा रिलैक्सेशन करवाएगा, ठीक ना। पोटेशियम हमारा रिलैक्सेशन करवाएगा। तो कह रहा है हाइपर, सबसे पहला ऑप्शन था हाइपरकेलेमिया है, यह तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक ना। और हाइपोकेलेमिया कह रहा है। हाइपोकेलेमिया में आपने देखा था कि मतलब थका हुआ देखने को मिलेगा, ठीक ना। ऐसा कुछ लेरिंजोस्पाज्म का साइन नहीं मिल रहा था, स्ट्राइडर का साइन नहीं मिल रहा था, नॉइजी ब्रीदिंग का साइन मिल रहा था। वहाँ पे हमें मसल वीकनेस देखने को मिल रहा था, ठीक ना, मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया था, ऐसा देखने को मिल रहा था। हाइपर कैल्सीमिया कह रहा है जब, और एक कैल्शियम का जो एक और फंक्शन होता है, वो जो हमारा वोल्टेज सोडियम और पोटेशियम मिल के कंडक्शन कर रहा था, वोल्टेज जनरेट कर रहा था, उसे कंट्रोल करती है कैल्शियम उस वोल्टेज को कंट्रोल करती है। तो अगर हाइपर कैल्सीमिया, अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो वह वोल्टेज जो है वह कम हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमारा कंडक्शन था वह कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है हमारा कम हो जाएगा और कंट्रोल करना कम करेगा, हमारा कैल्शियम जब कंट्रोल कम करेगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमें ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड देखने को मिलेगा, जिसके कारण से हमारा मसल जो रहेगा वह पूरा डिप्रेस देखने को मिलेगा। तो यह तो गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है हाइपोकैल्सीमिया, हमने कहा लेरिंजोस्पाज्म मीन्स हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मोड में ही रह गया। और हाइपोकैल्सीमिया में जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो वह उस वोल्टेज पे कंडक्शन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से वह जो हाइपरकैल्सीमिया में हमने उल्टा बोल दिया था। हाइपोकैल्सीमिया में जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो उस वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वह हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था वह ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो जाएगा तो वह
इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारा मसल और उसी मोड में रह जाएगा, जिसके कारण से लेरिंजोस्पाज्म देखने को मिलेगा। ठीक ना, हमारे पूरे बॉडी में देखने को मिलेगा, जिसके कारण से टिटेनी देखने को मिलता है, सीजर देखने को मिलता है। ठीक ना, तो हाइपरकैल्सीमिया में हमें लेरिंजोस्पाज्म देखने को मिलेगा। जब मसल्स हमारा रिलैक्स हो गया, ठीक ना, जब हमारा सब कुछ रिलैक्स हो गया, जब कैल्शियम कम होगा तो मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा। तो कैल्शियम जब कम होगा तो मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा। और कैल्शियम का काम हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, मैग्नीशियम रिलैक्स करवाता है। तो कैल्शियम तो कम हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो था, लेकिन वो उसी मोड में रह गया, और मैग्नीशियम रिलैक्स करवाता और हमारा सारा बॉडी रिलैक्स मोड में ही रह जाता है। ठीक ना, हमारा मसल्स उससे ही रिलैक्स जैसे था उससे ही रह जाता है। तो जब हाइपोकैल्सीमिया आ जाएगा तो इसका साइन एंड सिम्टम देख लीजिए। रेशनल, इन हाइपोकैल्सीमिया द नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्सट्रीमली एक्साइटेबल। कह रहा है हाइपोकैल्सीमिया में हमारा नर्वस सिस्टम एक्सट्रीमली एक्साइटेबल हो जाता है। मीन्स हाइपोकैल्सीमिया, जब कैल्शियम कम हो गया था हमारा इलेक्ट्रिकल जो नर्वस सिस्टम का कंडक्शन हुआ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, रिजल्टिंग इन कम क्रैम्प एंड टिटेनी देखने को मिलेगा। क्रैम्प का मतलब हमारा बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है, इतना टाइट हमारा मसल हो जाता है वह बोन फ्रैक्चर भी करवा सकता है। तो क्रैम्प एंड टिटेनी देखने को मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया का साइन एंड सिम्टम क्रैम्प होता है, टिटेनी होता है, लेरिंजोस्पाज्म होता है, स्ट्राइडर होता है, व्हिच काउज नॉइजी ब्रीथिंग, जिसके कारण से नॉइजी ब्रीथिंग होता है। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट भी स्लो हो जाएगा। हाइपोटेंशन, बीपी भी हमारा कम हो जाएगा। ट्विच, प्रेस्थेसिया नमनेस देखने को मिलेगा। इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ये देख लीजिए। हाइपोकैल्सीमिया और मैग्नीशियम में यही रिलेशन है। जब हाइपोमैग्नीशियमिया होगा तो हमारा कैल्शियम ज़्यादा देखने को मिलेगा, कैल्शियम जब कम होगा तो मैग्नीशियम ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक ना, और उसके दोनों के साइन एंड सिम्टम में भी अंतर हो जाता है। ठीक ना, हाइपर एक्टिव कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो साइन एंड सिम्टम होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, दोनों अपोजिट चलता है। अगर यह कैल्शियम हाइपो में है तो वह हाइपर का मैग्नीशियम हाइपर का साइन दिखाएगा। हाइपर डीप टेंडन रिफ्लेक्स, पॉजिटिव ट्रोजियो एंड चोविस्टिक साइन। ट्रोजियो एंड चोविस्टिक साइन कहने का मतलब है, ट्रोजियो एंड चोविस्टिक साइन हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है। चोविस्टिक साइन होता है जो हमारा फेशियल नर्व जो है वह जब हम फेस पे टच करेंगे तो हमारा जो फेशियल मसल्स है वह ओवर एक्साइटेड और हाइपर एक्साइटेड देखने को मिलेगा। इसलिए एक साइड वह ट्विचिंग देखने को मिलेगा, जिस साइड टच करेंगे उस साइड अचानक से ट्विचिंग देखने को मिलेगा। यह हो जाएगा चोविस्टिक साइन। और पॉजिटिव ट्रोजियो साइन में जब हम बीपी कफ बांधेंगे और जितना उसका सिस्टोलिक प्रेशर है उससे अगर 20 mmHg प्रेशर ज़्यादा दे करके फुला करके 1 मिनट तक रखेंगे तो उसके हाथ में इस तरह से ओम की तरह साइन देखने को मिलेगा। ठीक ना, यह जो हमारा चारों फिंगर है यह ऐसे मुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, उसी को ट्रोजियो साइन कहते हैं। वह सब पॉजिटिव देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया में। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी चेंजेस सीन इन हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में किस तरह का ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा? तो हमारा पूरा जो बॉडी का जो मसल्स है वह स्पाज्म हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रिलैक्स मोड में चल जाएगा। तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा था, यहाँ पे देखा हमने ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है, हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है। जब ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा तो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी वाइड हो जाएगा, टी वेव भी जो था वो भी वाइड देखने को मिलेगा। जितना इंटरवल पी आर इंटरवल, क्यू टी इंटरवल, ठीक ना, और क्यू आर इंटरवल, यह सब हमारा जितना इंटरवल है वह ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो इसमें देखिए कह रहा है प्रोमिनेंट यू वेव और वाइडन टी वेव। ठीक ना, ये तो हमारा हाइपोकैलेमिया का साइन था, ये दोनों तो हाइपोकैलेमिया का साइन था हमारा। प्रोमिनेंट यू उल्टा हो जाता है, यू प्रेजेंट हो जाता है, टी उल्टा हो जाता है, ठीक ना, और चौला हो जाता है और फ्लैट हो जाता है। या तो हाइपोकैलेमिया का साइन है तो यह तो गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन का रहा है शॉर्टेन क्यू टी इंटरवल। जब क्यू टी इंटरवल हमारा कम होगा तो हमारा तो टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जब क्यू टी इंटरवल कम होगा तो हमारा हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब
QT स्पेस कम हो जाएगा तो बार बार हमारा हार्ट बीट करेगा, ठीक ना, तो टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो यह तो गलत हो जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा कि हाइपोकैल्सीमिया में ब्रेडिकार्डिया दिखता है तो जब वाइडन QT इंटरवल होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर वाइडन QT इंटरवल, जब QT इंटरवल हमारा चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, तो हमें हार्ट रेट कम देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। और हाइपोकैल्सीमिया में ब्रेडिकार्डिया होता है और ब्रेडिकार्डिया में सब कुछ हमें वाइडन देखने को मिलेगा, ठीक ना। T वेव भी वाइडन देखने को मिलेगा, PQRS जितना वेव है, QT इंटरवल, PR इंटरवल सारा वाइडन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ कह रहा है रेशनल ECG चेंजेज इन हाइपोकैल्सीमिया आर प्रोलॉन्ग्ड बोथ ST एंड QT इंटरवल। ST इंटरवल और QT इंटरवल दोनों हमारा ज़्यादा देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया में, ठीक ना, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया में हमारा हार्ट रेट कम हो जाएगा। ECG चेंजेज इन हाइपरकैल्सीमिया आर शॉर्टेंड ST सेगमेंट, वाइड T वेव्स एंड हार्ट ब्लॉक। जब ECG हाइपरकैल्सीमिया हमें देखने को मिलेगा, हाइपर में हमें ST सेगमेंट शॉर्ट देखने को मिलेगा, जिससे कि हमारा हाइपर और टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। T वेव्स वाइड हो जाएगा क्योंकि रिपोलराइजेशन स्लो हो जाएगा और हार्ट ब्लॉक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है फॉर मदर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट। एक मदर है वह मैग्नीशियम सल्फेट रिसीव कर रही है और नर्स इन्फ्यूज कर रही है, ठीक ना। एक मदर मैग्नीशियम सल्फेट रिसीव कर रही है। फॉर सिम्टम्स ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया, वह मदर जो है हाइपोमैग्नीसीमिया में थी, उसके सिम्टम को देख करके नर्स या डॉक्टर ने मैग्नीशियम सल्फेट उसे इन्फ्यूजन करने के लिए कहा, ठीक ना। एन इम्पोर्टेंट साइन फॉर द नर्स टू नोट फर्स्ट इज। तो इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट साइन हम लोग जब इन्फ्यूजन कर रहे हैं तो कौन सा इम्पोर्टेंट साइन देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम में हमने कहा कि जब मैग्नीशियम हाइपोमैग्नीसीमिया था तो जब मैग्नीशियम उसमें हम लोग दे रहे हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर मैग्नीसीमिया देखने को मिलेगा। जब हाइपो था और मैग्नीशियम हम दे रहे हैं तो हाइपर होने का चांस है, तो हमें हाइपर मैग्नीसीमिया का साइन एंड सिम्टम हमें रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो जब हाइपर मैग्नीसीमिया हमने कहा, तो जब हाइपर मैग्नीसीमिया होगा तो पोटेशियम तो कैल्शियम तो कम हो जाएगा। जब कैल्शियम कम होगा, ठीक ना, जब कैल्शियम कम होगा तो हमारा नर्वस सिस्टम हाइपर एक्साइटेड हो जाएगा। हाइपर एक्साइटेड जब हो जाएगा तो वह हमें मसल जो है हमारा रिलैक्स मोड में दिखेगा। हमने कहा कि जब मैग्नीशियम ज़्यादा होगा तो वह रिलैक्सेशन करवाएगा, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक ना। तो जब मैग्नीशियम रिलैक्स हाइपर हो गया तो हमारा जो मसल्स है वह रिलैक्स हो जाएगा ज़्यादा, ठीक ना। तो हमें उसमें कूल स्किन टेम्परेचर इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक ना। रैपिड पल्स रेट हाइपो में नहीं हाइपर में देखने को मिलेगा। रैपिड पल्स रेट हाँ हाइपर में देखने को। टिंगलिंग इन टोज ये सब गलत हो जाएगा, ठीक ना, इसका कोई ये तीनों का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स बिल्कुल सही। जब डीप टेंडन रिफ्लेक्स का मतलब है इनवॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। इनवॉलेंट्री जब हम लोग हैमर से या अथी से जब कोई भी बोन ज्वाइंट पे टैप करते हैं तो वहाँ पे जब एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलता है, अचानक से हमारा पैर अंदर या बाहर की ओर फेंकेगा, जो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक ना। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। और जब हाइपर मैग्नीसीमिया होता है, ठीक ना, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होता है, जो कि एक मदर जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसमें सीजर इक्लेम्सिया देखने को मिलता है। उसे ट्रीट करने के लिए हम लोग मदर को MgSO4 देते हैं, ठीक ना। यहाँ भी कह रहा है मदर, ठीक ना, तो MgSO4 देते हैं। और MgSO4 के टॉक्सिसिटी का जो साइन एंड सिम्टम, टॉक्सिसिटी का साइन एंड सिम्टम BURP होता है। B से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, U से यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, R से रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, P से पेरिफेरल रिफ्लेक्सेस कम हो जाएगा, मीन्स डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हो जाएगा, तो कह रहा है हाइपोमैग्नीसीमिया
मैग्नीशियम बिलो 1.6, जो मैग्नीशियम का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 1.6 to 2.6 mg होता है, ठीक है, पर DL, इज कैरेक्टराइज बाय टेकिकार्डिया, इसमें टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो रैपिड पल्स रेट ये तो हम देख ही रहे थे, ठीक ना, रैपिड पल्स रेट तो हम तो देख लेंगे, लेकिन टॉक्सिसिटी का साइन देखना है, मेन रूप से टॉक्सिसिटी का साइन देखना है, जो हमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पहुंचा सकता है, हमें डैमेज कर सकता है, ठीक ना, हमारे लिए डेंजर साबित हो सकता है, उसे देखना है। तो कैरेक्टराइज बाय टेकिकार्डिया भी देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, सेलो रेस्पायरेशन देखने को मिलेगा, यह सब देख लीजिए, यह सब जितना साइन है वह सब हमें हाइपोमैग्नीशियमिया में देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम बोल रहे थे यह सब उल्टा देखने को मिलता है, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया में हमें ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा था, और यहाँ हाइपोमैग्नीशियमिया में टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। ट्रोजियो और चोभिस्टिक साइन इसमें इसलिए देखने को मिलता है कि कैल्शियम के कारण इसमें देखने को मिलता है, ठीक ना, इसमें चोभिस्टिक और ट्रोजियो साइन कैल्शियम के कारण देखने को मिलता है। हाइपर रिफ्लेक्सिया, अगर मैग्नीशियम कम रहेगा तो हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, क्योंकि मसल्स जो हमारा रिलैक्स नहीं होगा, हमेशा हाइपर एक्साइटेबिलिटी होते रहेगा, और टिटेनिया और सीजर देखने को मिलेगा हाइपो में, ठीक ना। और नेक्स्ट अगला रेशनल कर रहा है हाइपर मैग्नीशियमिया, मैग्नीशियम above 2.6 mg per DL इज कैरेक्टराइज बाय डिमिनिश्ड और डीप टेंडन एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स। मतलब जब हाइपर मैग्नीशियमिया होगा तो एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, जिसमें ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, और ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हमें हाइपोकैल्सीमिया में भी देखने को मिल रहा था, ठीक ना। तो इसलिए हम बोले थे उल्टा देखने को मिलता है, हाइपर मैग्नीशियमिया में ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, तो उधर हाइपो में देखने को मिलेगा और इधर हाइपर में देखने को मिलता है। बिकॉज पेशेंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट सो देयर इज चांस ऑफ हाइपर मैग्नीशियमिया, जब मैग्नीशियम सल्फेट ले रहे हैं तो चांस है हाइपर मैग्नीशियमिया होने का। सो नर्स हैव टू नोट टॉक्सिसिटी सिम्टम, उसके टॉक्सिसिटी सिम्टम को चेक करेगी, लाइक डिमिनिश्ड और एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और उसके डीप टेंडन रिफ्लेक्स टॉक्सिसिटी का साइन, हाइपर मैग्नीशियमिया का साइन वो अलग था, लेकिन यह टॉक्सिसिटी का साइन है, ठीक ना। बीपी कम हो जाना वह टॉक्सिसिटी का साइन है, बीपी कम हो जाना, रेस्पिरेटरी कम हो जाना, हार्ट रेट कम हो जाना, यह सब टॉक्सिसिटी हाइपर मैग्नीशियमिया का साइन है, और यह टॉक्सिसिटी का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ हाइपोमैग्नीशियमिया, इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है हाइपोमैग्नीशियमिया के। कहने का मतलब है हाइपोमैग्नीशियमिया होने का कौन सा कारण इनमें से नहीं है, इनमें से हाइपोमैग्नीशियमिया होने का कौन सा कारण नहीं है। तो सबसे पहला कह रहा है क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ठीक ना, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, एल्कोहल जब हम ले रहे हैं, बहुत दिनों से एल्कोहल ले रहे हैं, एक तो पहला नंबर वो एब्जॉर्प्शन हमारा इंटेस्टाइन के द्वारा मैग्नीशियम का कम कर देगा, और दूसरा जब वो हमारे बॉडी से किडनी के द्वारा जब बाहर आता है यूरिन के फॉर्म में, तो वह अपने साथ मैग्नीशियम लेकर के आता है, ठीक ना। तो यह तो गलत हो जाएगा। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ लेग्जेटिव, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लेग्जेटिव जब हम लेंगे तो यह भी हमारा एब्जॉर्प्शन कम कराएगा। माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर, माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर का मतलब है कि हमारा सीलियक डिजीज, हमारे इंटेस्टाइन का डिजीज हो तो उसमें एब्जॉर्प्शन कम देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ठीक ना, यह सब तीनों काउज है, ये तीनों बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक ना, हाइपोमैग्नीशियमिया के ये तीनों कारण। लेकिन यहाँ पूछ रहा है नॉट ए कंट्रीब्यूटरी, इनमें से कौन कारण नहीं है, तो इसका हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म का यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है हाइपोमैग्नीशियमिया से। थायरॉयडिज्म में, थायराइड में हमने आपको बताया था कि थायराइड आयोडीन के इफेक्ट पड़ता है, आयोडीन अगर कम और ज़्यादा हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए इसका रेशनल करा है काउजेज ऑफ हाइपोमैग्नीशियमिया इनसफिशिएंट मैग्नीशियम। एक तो सबसे पहला कारण होगा कि इनटेक हम कम कर रहे हैं, दूसरा एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो वही कह रहा है काउजेज ऑफ हाइपोमैग्नीशियमिया इनसफिशिएंट मैग्नीशियम इनटेक। एक तो इनटेक हम लोग कर रहे हैं और एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, क्योंकि वॉमिटिंग के कारण, डायरिया के कारण, लेग्जेटिव के कारण, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम लाइक क्रोन्स डिजीज, सीलियक डिजीज के कारण,
इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रीशन ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म। क्रोनिक एल्कोहलिज्म के कारण हमारा मैग्नीशियम का जो एक्सक्रीशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है और डायोटिक्स ले रहे हैं, ठीक ना। एन इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ मैग्नीशियम इन डायबिटीज मेलाइटस। इंट्रासेलुलर मूवमेंट इसका मतलब है हमारे बॉडी में जब डायबिटीज मेलाइटस रहता है तो मैग्नीशियम हमारे ब्लड से सेल के अंदर चल जाता है, ठीक ना, हमारे सेल के अंदर चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मिनरल दैट रेगुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। द मिनरल दैट रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन। तो कह रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन में कौन मिनरल हेल्प करता है, मदद करता है, कौन रेगुलेट करता है। तो एक तो हमने पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है, यह सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। और हमने बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों मिलकर के सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। सेल के अंदर मैग्नीशियम जो होता है हमारा, पोटेशियम जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे सेल के अंदर रहता है, उसके बाद मैग्नीशियम ही सेकेंड एबंडेंट नंबर में सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो कोबाल्ट बहुत ही कम मात्रा में रहता है, इसका कोई रोल नहीं होता है। जिंक का कोई रोल नहीं होता है, सल्फर का कोई रोल नहीं होता है, मैग्नीशियम ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कह रहा है मैग्नीशियम इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड आफ्टर पोटेशियम। मैग्नीशियम जो है सेकेंड मोस्ट कैटायन जो है हमारा पोटेशियम के अंदर, पोटेशियम के बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम ही प्रेजेंट रहता है। इट इज़ नीडेड फॉर डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर में भी मैग्नीशियम का फंक्शन रहता है। मॉडरेट सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन में भी काम रहता है। मीन्स सेलुलर मतलब सेल का जो डिवीजन होता है उसमें भी मदद करता है। इट इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। यह मसल कॉन्ट्रैक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज्ड सीरम क्लोराइड लेवल। इंक्रीज्ड सीरम क्लोराइड लेवल्स आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कितनों में इंक्रीज सीरम क्लोराइड लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक को छोड़ करके, ठीक ना, एक को छोड़ करके। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक ना। रीनल ट्यूबुलर जब एसिडोसिस होगा तो इसमें भी हमें क्लोरीन जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगा, मीन्स रीनल का फंक्शन कम हो गया, एसिडोसिस हो रहा है, वो हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल नहीं पा रहा है, ठीक ना। तो एसिडोसिस इसमें भी हमें क्लोराइड ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया में हमारा पोटेशियम और SCO3 तो बाहर चल जाता है लेकिन क्लोरीन को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक ना। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में भी यही होता है। SCO3 बाइकार्बोनेट जो है हमारा वह बाहर निकल जाता है लेकिन क्लोरीन को रीनल ट्यूबुलर हमारा रीएब्जॉर्ब कर लेता है। सीवियर डायरिया में भी हमारा इंटेस्टाइन क्लोरीन को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। और कसिंग सिंड्रोम में हमने बताया कि साल्ट, शुगर, सेक्स हार्मोन और एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है जो कि ये रीअब्जॉर्ब करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देगा। तो यह सब तो सही है, लेकिन वाटर इंटॉक्सिकेशन, वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब हो गया हमारे बॉडी में हाइपरवोलेमिया हो गया, हाइपरवोलेमिया हमारे बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड हो गया तो इसलिए उसमें डाइल्यूशनल मीन्स क्लोरीन तो अपने नॉर्मल रेंज में है लेकिन ज़्यादा वाटर हो जाने के कारण वह डाइल्यूशनल हाइपोक्लोराइड देखने को मिलेगा, ठीक ना। इसलिए उसमें हाइपर क्लोराइड देखने को मिलेगा। तो यह गलत, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हमें इंक्रीज सीरम क्लोराइड लेवल ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, इसमें हमें कम मिलेगा। वाटर इंटॉक्सिकेशन में हमें क्लोराइड लेवल कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रोसेस दैट ड्रॉज द सॉल्वेंट फ्रॉम ए लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूट। प्रोसेस दैट ड्रॉज ए सॉल्वेंट फ्रॉम ए लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूट, ठीक ना। सोल्यूट कह रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट में पहले अंतर समझ लीजिए। सोल्यूट जो है हमारा
वह कोई भी पार्टिकल होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम ये सब सोल्यूट में आ जाएगा, लेकिन सोल्वेंट वाटर सोल्वेंट होता है, ठीक ना, वाटर सोल्वेंट होता है, और सोल्यूट जो है हमारा ये होता है सोडियम पोटेशियम, कोई भी पार्टिकल मेजर पार्टिकल माइनर पार्टिकल सोल्यूट में आता है। प्रोसेस दैट सोल्वेंट फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड मीन कम जहाँ कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से सोल्यूट थ्रो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू ए मोर कंसंट्रेशन, मीन्स कह रहा है लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन में जा रहा है, मीन्स लो टू हाई में जा रहा है। तो सबसे यहाँ देखिए डिफ्यूजन कह रहा है, डिफ्यूजन में हमारा हाई टू लो, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिफ्यूजन में हाई टू लो जाता है, तो यह तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहा है, ठीक ना, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमारा किडनी के द्वारा सोल्यूट को आउट किया जाता है, तो ये भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक ना, सेमी परमिएबल से जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसके अंदर और बाहर इनटू और एग्जिट और इंटर करता है, तो वो कह रहा है। और फिल्ट्रेशन में जो है हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के द्वारा हमारा फ्लूइड लीक करता है, किसी भी परमिएबल मेम्ब्रेन को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के द्वारा, ठीक ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओस्मोसिस में हमारा जो भी फ्लूइड रहता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, ठीक ना, वाटर जो हमारा सोल्यूट है कंपोनेंट जो है पार्टिकल वह लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है ओस्मोसिस के द्वारा। देखिए इसका रेशनल कह रहा है ओस्मोसिस मीन्स द पैसेज ऑफ सोल्वेंट मेनली वाटर थ्रू ए सेलेक्टिव और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक ना, मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट जो कह रहा है मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर से अथी में सोल्यूट टिल इक्विलाइजेशन, सोल्यूट जाता है हमारे कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करने के लिए बोथ सॉल्यूशन में, ठीक है, तो ऑस्मोसिस हो जाएगा, लो टू हाई में जाता है। नेक्स्ट करा इफ है ब्लड प्लाज्मा है जो हायर ऑस्मोलरिटी, हमारा जो ब्लड जो प्लाज्मा है हम वह हायर ऑस्मोलरिटी देन फ्लूइड विथ इन द आरबीसी, हमारे जो ब्लड वेसल्स में आरबीसी रहता है उसके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, तो उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वह उसका ऑस्मोलरिटी और बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है प्लाज्मा जो 55% प्लाज्मा रहता है उसका जो प्लाज्मा वो दोनों में अंतर है। तो देन कह रहा है द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इक्वलाइजिंग फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन इज, जो हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा था वह ज़्यादा है और जो हमारे आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्लाज्मा कम हो गया, तो क्या होगा लोअर टू हायर में आएगा, ठीक ना, तो हमारा लोअर टू हायर में आएगा, तो उसे क्या कहेंगे ओस्मोसिस कहेंगे, ठीक ना। ओस्मोसिस जो हमारा होता है वह लोअर टू हायर आएगा, तो जो आरबीसी का जो फ्लूइड रहेगा वह हमारे अथी में ब्लड के प्लाज्मा में आ जाएगा, तो हमारा आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक यहाँ वर्ड कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा एनर्जी लगता है, इसमें तो कोई एनर्जी लग नहीं रहा है, विदाउट एनर्जी ही लोअर टू हायर में आ रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी के द्वारा जब हमारा लोअर टू या फिर हायर टू लोअर में जाता है, ठीक ना, तो उसे हाई जो मदर में हमारे जब हमारा मदर और बेबी जो फीटस में प्रेजेंट रहता है तो मदर से जब कोई भी एनर्जी जाता है, ठीक ना, तो वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ही द्वारा जाता है। डिफ्यूजन तो हाई से लो हो गया, ठीक ना, यह तो गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारा कैरियर और प्रोटीन के द्वारा हमें ट्रांसफ़र होता है, कोई भी पार्टिकल जो है या फिर फ्लूइड कैरियर एंड प्रोटीन के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, ठीक ना, तो इसका आंसर ओस्मोसिस हो जाएगा, लो टू हाई में जा रहा है क्योंकि आरबीसी का फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम हो गया और प्लाज्मा का ज़्यादा हो गया, तो लो टू हाई में आएगा, आरबीसी हमारा श्रिंक कर जाएगा, तो ओस्मोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है डिफ्यूजन थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन, कह रहा है डिफ्यूजन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन में होता है हाइयर टू लोअर में जाता है, डज नॉट मीन्स किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना, तो
सबसे लास्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हो गया हायर ऑस्मोलरिटी और लोअर ऑस्मोलरिटी, इस पे तो करता ही है, ठीक ना। और साइज ऑफ द पार्टिकल इस पे भी करता है, ठीक ना। चार्ज ऑफ द पार्टिकल इस पे भी करता है, ठीक ना, लेकिन ये बहुत ही माइनर अथी में करता है, ठीक ना। लेकिन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी से क्या काम है, एनर्जी से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक ना, तो इसलिए इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। इसका रेशनल कह रहा है पासिंग और स्प्रेडिंग ऑफ सोल्यूट थ्रो ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड डिफ्यूजन। ये तो अभी हमने बताया कि यह पैसिव प्रोसेस रहता है, इसमें बिना एनर्जी के ट्रांसफर होता है। एक्टिव में हमारा हायर टू लोअर में ही जाएगा, लेकिन उसमें एनर्जी लगेगा, ठीक ना। डिफ्यूजन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज और मास एंड चार्ज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट नॉट ऑन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन पर डिपेंड नहीं करता है ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो उसे क्या कहेंगे। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आएगा तो उसे क्या कहेंगे, डिफ्यूजन ही कहेंगे। तो ये तो साफ हो गया, डिफ्यूजन कहेंगे। अब अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वह ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें किस किस बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं, कब करते हैं, कितने समय में करते हैं, यह सब अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन थ्योरी के साथ हम आप क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम लोग बताते चलेंगे। कह रहा है व्हाई आर ब्लड ट्रांसफ्यूजन गिवन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों हम लोग चढ़ाते हैं, गिवन व्हाई क्यों चढ़ाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है ओनली टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड बिल्कुल सही बात है, इसके लिए करते ही हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक ना। ओनली द इंक्रीज ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी O2 बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाए, क्योंकि हमारा जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, ठीक ना, इसके लिए भी करवा रहे हैं, ठीक है। ओनली टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बिल्कुल सही, जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट होता है वह हमारे ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। अगर प्लेटलेट कम रहेगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, प्लेटलेट ज़्यादा रहेगा तो ब्लीडिंग कम होगा। तो हमें ब्लीडिंग रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को कम करने के लिए प्लेटलेट ब्लड में जो रहता है वो इन्फ्यूज करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो यह तीनों सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय, प्लेटलेट जब हम लोग ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट, वह काम कर रहा है कि नहीं, वह कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ठीक ना। एक तो हम लोग ब्लड लेबोरेटरी से चेक करते हैं, सीबीसी की रिपोर्ट द्वारा चेक कर सकते हैं। और दूसरा अगर कोई उसमें बॉडी में इंजुरी है, ठीक ना, उसे ब्लीडिंग हो रहा है तो प्लेटलेट देंगे तो वह ब्लीडिंग रुक जाएगा, ठीक ना, वह ब्लीडिंग रुक जाएगा। तो रिड्यूसिंग यूजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंचर साइट बिल्कुल सही, ठीक ना, सी नंबर ऑप्शन, उसमें ब्लीडिंग रुक जाएगा। प्लेटलेट का काम ही है ब्लीडिंग को रोकना, ठीक ना। जब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग रुक जाएगा। यूजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंचर साइट, रिड्यूस यूजिंग ऑफ ब्लड मतलब जो हमारा ब्लड बह रहा था वह कम हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज हेमेटोक्रिट लेवल, यह गलत हो जाएगा क्योंकि हेमेटोक्रिट लेवल हमारा आरबीसी मैनेज करता है, आरबीसी पे डिपेंड करता है। इंक्रीज हेमोग्लोबिन लेवल, ये भी हमारा आरबीसी पे मैनेज करता है। रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, इसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर का। ऐसे अगर कोई पेशेंट हाइपरथर्मिया में हो, अगर उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना हो तो हम लोग थोड़ा सा कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा उसका हमें कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज, ऐसे हम लोग ब्लड जो ट्रांसफ्यूज करवाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। लेकिन अगर वह पेशेंट हाइपरथर्मिया में है, फीवर है, तो उसे हम थोड़ा सा कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते हैं ताकि हाइपोथर्मिया थोड़ा सा ट्रीट हो जाए, हाइपरथर्मिया थोड़ा सा ट्रीट हो जाए।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट व्हिच टेम्परेचर, ब्लड स्टोर किस टेम्परेचर पे करता है। हम लोग का ट्रांसफ्यूजन हम लोग 37 डिग्री पे करते हैं। हम लोग जो भी टेम्परेचर इतने ठंडे जो ब्लड रहता है उस पर हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं बॉडी में, नहीं तो हाइपोथर्मिया आ गया फ्रीज देखने को मिलेगा। तो स्टोर कितने डिग्री पे करते हैं, ठीक ना। एट रूम टेम्परेचर यह तो नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, यह तो नहीं, रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि उसमें बैक्टीरिया इम्प्रूव होने का चांस रहेगा, बैक्टीरिया ज़्यादा होने का चांस रहेगा। पहला ऑप्शन कर रहा है 8 to 6 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे ही ब्लड को स्टोर करके रखते हैं। कितने दिनों तक स्टोर करके रखते हैं आगे हम आपको बताएंगे। तो ब्लड का जो स्टोरेज रहता है 2 से 6 डिग्री तक स्टोरेज रहता है। और जब वह किसी को ट्रांसफ्यूजन करने के लिए जब लैब से बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करके भेज दिया जाता है। वह पूरा क्विक फ्रीज नहीं होता है, मतलब 2 से 6 डिग्री पर नहीं रहता है, उसका जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन करके भेज दिया जाता है। और जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पूरा क्विक फ्रीज जो ठंडा रहता है वो हमें ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ला देना है, उसके बाद ही ट्रांसफ्यूज करना है। तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसे स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का इसका रेशनल देख लीजिए, ब्लड स्टोरेज टेम्परेचर बिटवीन 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखते हैं इनटू रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, समझ गए। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 120 नंबर जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो कह रहा है बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले ए नर्स मस्ट नोट द डेट, एक नर्स नोट जो उस पर डेट लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है, वो देख लेना है कब यह कलेक्शन हुआ था, किस दिन कलेक्शन हुआ था ब्लड, वो नोट कर लेना है। नोट द डेट, टाइम ऑफ कलेक्शन, और टाइम ऑफ कलेक्शन का भी किस समय लिया गया था। एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर्ड अप टू, और कितना दिन तक आरबीसी स्टोर किया जा सकता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, आप उससे अवेयर होना चाहिए, ठीक ना। हमारा आरबीसी और ब्लड कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है। तो ब्लड स्टोर 3 तरह से किया जाता है। एक जो होता है हम ब्लड को स्टोर करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, कोई कंपोनेंट डालते हैं। तो एक प्रिजर्वेटिव उसमें सीपीडी होता है, साइट्रेट फॉस्फेट और डेक्सट्रोज जो एनर्जी के लिए देते हैं। अगर सिर्फ सीपीडी देते हैं तो 21 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और सीपीडीए साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज और एक्स्ट्रा एनर्जी एडिनिन के रूप में ऐड करते हैं तो उसे 35 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और एसएजीएम जो प्रिजर्वेटिव जब ब्लड में हम लोग डालते हैं, सेलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज और एमसे मैनिटोल जब डालते हैं तो वह 42 डेज तक स्टोर किया जा सकता है। तो इसमें कह रहा है स्टोर अप टू, तो इसका आंसर 35 हो जाएगा, ठीक ना। एग्जैक्ट आंसर 35 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लेकिन यह एक कम है। और 45 जो है, यह 55 तो पूरा ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो करते नहीं, 45 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यह तो हो ही नहीं पाएगा। 25 डे तक करते हैं, यह भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर 35 आंसर में नहीं रहता तो, लेकिन अगर 35 है तो एग्जैक्ट आंसर 35 हो जाएगा। क्योंकि मेन रूप से हम लोग जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ब्लड को स्टोर करने के लिए वो 35 डे के लिए यूज करते हैं, जिसमें सीपीडीए, साइट्रेट फॉस्फेट, एडिनिन, डेक्सट्रोज और एडिनिन यूज करते हैं, ठीक ना। तो वह 35 डे तक स्टोर किया जाता है। मीन्स ब्लड जो है हमारा 21 से 42 दिन तक स्टोर किया जाता है, ठीक ना। तो कह रहा है यहाँ आरबीसी और होल ब्लड कैन स्टोर इन रेफ्रिजरेटर 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है फॉर अप टू 42 डेज। जो तीसरा हमने बताया एसएजीएम मिलाकर जो स्टोर करते हैं तो उसमें हम लोग 42 डेज तक स्टोर करते हैं, बिटवीन 35 to 42 डेज। तो बिल्कुल सही जवाब है 35 जो आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 25 डे माइनर, उसको वह ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है, ठीक ना। तो हम लोग ज़्यादा 35 to 42 डेज वाला ही यूज करते हैं, सीपीडीए और एसएजीएम प्रिजर्वेटिव यूज करके हम लोग स्टोर करते हैं। तो इसलिए आंसर 35 to 42 डेज के बीच में अगर कोई आंसर रहेगा तो वही होगा। और प्लेटलेट जो है हमारा 5 दिन तक स्टोर किया जा सकता है, प्लेटलेट्स। और एफएपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा,
फ्रेश फ्लोजेन जब ब्लड जो है अगर 42 डेज तक स्टोर है, अगर वो किसी को ट्रांसफ्यूज नहीं हो पाया है तो उससे हम लोग FFP निकाल लेते हैं, ठीक ना। और फिर धीरे धीरे हम उससे एक एक चीज़ करके निकालते जाते हैं और FFP हमारा 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है। FFP 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है। प्लेटलेट 5 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। और आरबीसी हमारा, क्योंकि उसका तो लाइफ टाइम ही 120 डे है, तो आरबीसी हमारा 35 से 42 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसी तरह से आप लोग कमेंट और करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा। इस तरह से पढ़ाई होता है, इस तरह से जानकारी दिया जाता है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।